कुछ क्राइम्स सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनते, वो पूरे देश की सोच बदल देते हैं। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली की एक ठंडी रात, एक 23 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर घर जाने के लिए बस में बैठी। लेकिन उसे क्या पता था, ये बस उसकी ज़िंदगी की आखिरी बस होगी। वो बस एक मूविंग हेल बन गई, जहाँ 6 लोगों ने ऐसी हेनस क्राइम और इनह्यूमन एक्ट किया, जिसे सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। उसकी डेथ ने सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कैंडल मार्च से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट तक, जुवेनाइल लॉ से लेकर डेथ पेनल्टी तक, एक ही केस ने इंडिया के लीगल सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे निर्भया केस की, हर डिटेल्स के साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक क्रांति की कहानी है, जो एक ब्रेव गर्ल की वजह से शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात से, जिसने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 दिसंबर 2012 एक बिल्कुल नॉर्मल संडे इवनिंग थी दिल्ली में। मुंड्रिका एरिया में रहने वाली एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न अपने मेल फ्रेंड के साथ सिटी मॉल गई थी मूवी देखने। दोनों ने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी, कुछ टाइम साथ बिताया और रात को लगभग 8:20 में घर जाने का प्लान बनाया। दिसंबर की ठंडी रात थी, नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुश्किल से मिलता था उस वक्त, तो उन्होंने एक प्राइवेट बस लेने का सोचा, जो यूजुअली मल्टीपल पैसेंजर्स को पिक करके ले जाती थी। मुंडिका बस स्टैंड पर उन्होंने एक येलो और ग्रीन स्ट्राइप्स वाली बस देखी। बस में पहले से ही कुछ लोग बैठे थे, ड्राइवर के अलावा 5 और लोग थे। उस वक्त उन्हें ये नॉर्मल लगा, क्योंकि चार्टर्ड बसेस में ऐसे ही लोग बैठे होते हैं। बस खाली नहीं थी, तो उन्हें सेफ लगी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो दोनों विक्टिम्स को उस वक्त समझ नहीं आई। जैसे ही वो बस में बैठे, डोर्स बंद हो गए और बस अपने रूट से हट गई। ये कोई नॉर्मल राइड नहीं थी, ये एक कहानी की शुरुआत थी जो इंडिया को हमेशा याद रहेगी। बस में बैठते ही कुछ अजीब लगने लगा। बस अपने नॉर्मल रूट से हट गई और एक अलग डायरेक्शन में जाने लगी। विक्टिम की मेल फ्रेंड को शक हुआ और उसने ड्राइवर से पूछा कि बस कहाँ जा रही है। जब उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो 6 लोगों ने दोनों पर अटैक कर दिया। बस के अंदर सिर्फ ये 6 लोग थे, राम सिंह जो बस ड्राइवर था, उसका भाई मुकेश सिंह और बाकी 4 लोग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक 17 साल का लड़का जो जुवेनाइल था। उन्होंने सबसे पहले बस की लाइट बंद कर दी, मेल फ्रेंड को आयरन रोड से बहुत सीरियसली हार्म किया और बेहोश कर दिया। विक्टिम को बस के पिछले हिस्से में घसीट कर ले गए। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो इतना ब्रूटल था कि डॉक्टर्स ने बाद में बोला कि उन्होंने अपनी पूरी करियर में ऐसी इंजरीज कभी नहीं देखी थी। ये 6 लोग विक्टिम के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, जबकि बस दिल्ली की सड़कों पर चलती रही। कोई नहीं रुका उन्हें रोकने के लिए। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम के साथ बहुत ही घटिया और वायलेंट क्राइम हुआ। उसके साथ ऐसी वायलेंट हरकत की गई जो सोचना भी मुश्किल है। वेपन्स का यूज़ करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स को इतना डैमेज पहुंचाई गई कि डॉक्टर्स हैरान रह गए। विक्टिम्स और उसके फ्रेंड को बस के अंदर हार्म करने के बाद दोनों को बस के दरवाजे से फेंक दिया गया। बस उस वक्त महिपालपुर फ्लाईओवर के पास चल रही थी। रात के लगभग 11 बजे दोनों को सड़क पर फेंक दिया गया। दिसंबर की ठंडी रात में दोनों सीरियस कंडीशन में सड़क पर पड़े रहे। सबसे ज़्यादा दर्द की बात यह रही कि लगभग 25 मिनट तक व्हीकल्स आसपास से गुजरते हैं पर किसी ने रोका नहीं। सब लोग डर की वजह से या फिर अपने काम में बिजी होने की वजह से आगे निकल गए। फाइनली एक पासर बाई ने, जिसका नाम राजकुमार था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पीसीआर वैन आई। जब राजकुमार ने उन्हें देखा तो वो शॉक्ड रह गए। दोनों अनकॉन्शियस स्टेट में थे, सीरियस इंजरीज थी और बहुत ब्लड लॉस हो गया था। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पीसीआर वैन दोनों को सफदरगंज हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू की। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो चीज़ सामने आई वो बहुत ही सीरियस और शॉकिंग थी। विक्टिम के बॉडी में इतने इंटरनल इंजरीज थे कि डॉक्टर्स को मेजर लाइफ सर्जरीज करनी पड़ी और मल्टीपल ऑर्गन्स पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ा। इंटरनल इंजरीज इतनी क्रिटिकल थी कि सर्वाइवल चांसेस बहुत कम लग रहे थे। लेकिन इस सब के बीच भी विक्टिम ने हार नहीं मानी। वो थोड़ी होश में आई और पुलिस को स्टेटमेंट देने की कोशिश की। उसने अटैक्स के बारे में बताया, अटैकर्स की डिटेल्स थी। उस लड़की की हिम्मत देखकर डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी और साथ ही जस्टिस के लिए भी लड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि केस की ब्रुटैलिटी ने सबको हिला दिया था। 16 दिसंबर की रात को ही विक्टिम ने अपने पहला डाइंग डिक्लेरेशन दिया सब इंस्पेक्टर रश्मि आहूजा को। विक्टिम ने अटैकर्स के बारे में डिटेल्स दी, बस के बारे में बताया। 17 दिसंबर तक पुलिस ने 4 अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर लिया था और अरेस्ट कर लिया। राम सिंह और 3 और लोग कस्टडी में आ गए। 18 दिसंबर तक पब्लिक में न्यूज़ फैल गई, लोग सड़कों पर उतरने लगे। 22 दिसंबर तक अक्षय ठाकुर को बिहार से अरेस्ट करके दिल्ली लाया गया। इस तरह से सब 6 अक्यूज्ड कस्टडी में आ गए। पुलिस ने डीएनए सैंपल्स लिया, फिंगरप्रिंट्स मैच किए, एविडेंस कलेक्ट किया। सबूत बहुत स्ट्रॉन्ग था।
विक्टिम ने 21 दिसंबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार को अपना दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन दिया। वो वेंटिलेशन पे थी। जेस्चर्स के थ्रू स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई। 25 दिसंबर को एसटीएम उषा चतुर्वेदी ने तीसरा स्टेटमेंट लिया, जिसमें विक्टिम ने पूरी डिटेल्स दी। मेडिकल टीम दिन रात विक्टिम को बचाने की कोशिश कर रही थी। मल्टीपल सर्जरीज हुई। 19 दिसंबर को डॉक्टर्स ने लगातार 5 सर्जरीज की, लेकिन कंडीशन फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। 25 दिसंबर को विक्टिम की हालत और बिगड़ गई। विक्टिम को सेप्सिस हो गया था, जिसका मतलब था कि इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया है। मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने लगे थे। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया इंडिया में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है। 26 दिसंबर को विक्टिम को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। एक मेडिकल टीम उसके साथ गई। गवर्नमेंट ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए। पूरा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो बच जाए, लेकिन कुछ इंजरीज इतनी डीप होती है कि मेडिकल साइंस भी हार जाती है। माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने अपनी बेस्ट ट्राई की, लेकिन विक्टिम की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और ऑर्गन्स एक के बाद एक फेल हो रहे थे। 29 दिसंबर 2012 रात के 2:15 सिंगापुर टाइम के मुताबिक विक्टिम ने अपनी लास्ट सांसें ली। कॉज ऑफ डेथ था सेप्सिस विथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। डॉक्टर पॉल चुई, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थी, उन्होंने ऑफिशियली डेथ कंफर्म की। ये न्यूज़ जब इंडिया पहुंची, पूरा देश रुक गया। लोग सड़कों पर आ गए, कैंडल्स जलाई गई, आंसू थे, गुस्सा था और एक प्रॉमिस था कि इस लड़की की डेथ बेकार नहीं जाएगी। मीडिया ने विक्टिम को निर्भया नाम दिया, क्योंकि इंडियन लॉज विक्टिम का नाम प्रोटेक्ट करती है ऐसे वायलेंट क्राइम केसेस में। निर्भया का मतलब होता है फियरलेस या डरने वाली नहीं, और सच में वो फियरलेस थी। लास्ट डेज में भी उसने जस्टिस मांगी, अटैकर्स को पनिश करने की बात की। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी स्टेटमेंट दी और अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिए एज अ ट्रिब्यूट। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली लड़ाई शुरू होनी थी। निर्भया की डेथ के बाद जो हुआ वो अनप्रेसिडेंट था। 18 दिसंबर से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, लेकिन 29 दिसंबर के बाद ये और भी बड़े हो गए। दिल्ली के इंडिया गेट पर लाखों लोग जमा हुए। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हर शहर में लोग बाहर आए। ये सिर्फ एक केस के लिए नहीं था, ये कई सालों की खामोशी के बाद उठती हुई आवाज थी। वुमेन सेफ्टी पर सवालों का तूफान आ गया था। लोग पूछ रहे थे कि अगर दिल्ली जैसी कैपिटल सिटी में ऐसा हो सकता है, तो इंडिया में वुमेन कहाँ सेफ है। विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर, जहाँ लोग कहते थे कि लड़कियां रात में बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन अब लोग ये सब नहीं सुनना चाह रहे थे। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि प्रॉब्लम लड़कियों के बाहर निकलने से नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स को पनिश ना करने में है। गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। टीयर गैस और वाटर कैनन्स यूज हुआ प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग जस्टिस चाहते थे और वो जल्दी चाहते थे। प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। 23 दिसंबर 2012 को, सिर्फ केस होने के एक हफ्ते के बाद, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। इसका नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी। इस कमेटी को हेड कर रहे थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जेएस वर्मा। उनके साथ थे जस्टिस लीला सेठ और फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम। इन्हें एक बहुत बड़ा काम दिया गया। ये कमेटी देखती कि इंडिया के क्रिमिनल लॉज में क्या चेंजेस चाहिए, जिससे वायलेंट क्राइम केसेस में जल्दी जस्टिस मिल सके और पनिशमेंट भी सही हो। कमेटी को 30 दिन का टाइम दिया गया रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन ये लोग इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने सिर्फ 29 दिन में अपनी पूरी 630 पेज की रिपोर्ट तैयार कर दी। कमेटी ने पब्लिक से सजेशन मांगे। 70,000 से भी ज्यादा सजेशन आए, ईमेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, फैक्स के थ्रू। एनजीओज, वुमेन्स ग्रुप, लॉयर, कॉमन सिटीजन्स, सब ने अपनी बात रखी। कमेटी ने हर एक पॉइंट को सीरियसली लिया और 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने जेंडर और कानून के मामले में क्रांति लाई। पहली बार इंडिया में इतनी कम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन आई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर। सेक्सुअल असल्ट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया। पहले सिर्फ लिमिटेड डेफिनेशन थी। कमेटी ने कहा कि एनी फॉर्म ऑफ नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को क्राइम माना जाना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असल्ट को भी इंक्लूड किया। कमेटी ने कहा कि मैरिटल असल्ट को भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए। इंडिया में उस वक्त तक और आज भी लॉ ये कहता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट ये क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि मैरिज एक कंसेंट है। लेकिन कमेटी ने इसे चैलेंज किया। पनिशमेंट के बारे में कमेटी ने डेथ पेनल्टी रिकमेंडेशन नहीं की। उनका कहना था कि डेथ पेनल्टी से क्राइम्स कम नहीं होते। इंस्टेड उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजेस्ट की। गैंग असल्ट के लिए मिनिमम 20 ईयर्स का पनिशमेंट सजेस्ट किया। एसिड अटैक्स, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म जैसे नए ऑफेंस ऐड किए गए। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। इन फरवरी 2013 को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2013 साइन किया। फिर मार्च 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उनमें से सिर्फ कुछ ही को एक्सेप्ट किया गया। 90% सजेशन इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया गया। मैरिटल असल्ट को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, लेकिन जो चेंजेस है वो भी सिग्निफिकेंट थे। सेक्सुअल क्राइम की डेफिनेशन एक्सपैंड हुई।
डेथ पेनल्टी को ऑप्शन बनाया गया सीरियस केसेस में, स्पेशली अगर विक्टिम की डेथ हो जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए जिससे केसेस जल्दी सॉल्व हो सके। स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, एसिड अटैक के लिए स्पेसिफिक सेक्शन ऐड किए गए इंडियन पैनल कोड में। मिनिमम पनिशमेंट फॉर सच क्राइम्स 7 ईयर्स कर दी गई, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती थी। गैंग क्राइम्स के लिए मिनिमम 20 ईयर्स। अब बात करते हैं निर्भया केस की ट्रायल की। 3 जनवरी 2013 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की 5 अडल्ट अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस ऑफ द मर्डर, हेनस सेक्सुअल क्राइम, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, अननेचुरल ऑफेंसेस और डकैती। 6th अक्यूज जो जुवेनाइल था उसका केस अलग जुवेनाइल कोर्ट में लाया गया। 2 जनवरी 2013 को चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का इनॉग्रेशन किया जो सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस के लिए था। 17 जनवरी 2013 को ट्रायल शुरू हुई 5 अडल्ट अक्यूज्ड के अगेंस्ट राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर। 2 फरवरी को इन्हें 13 ऑफेंसेस के साथ चार्ज किया गया इंक्लूडिंग मर्डर। ट्रायल बहुत फास्ट ट्रैक था। प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रेजेंट की, डीएनए सैंपल, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल, मेडिकल रिपोर्ट्स, डाइंग डिक्लेरेशंस और विटनेसेस। डिफेंस लॉयर्स ने ट्राई किया एविडेंस को चैलेंज करने का, लेकिन एविडेंस बहुत सॉलिड था। लेकिन ट्रायल के बीच में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। 11 मार्च 2013 को राम सिंह जो बस ड्राइवर था उसने तिहाड़ जेल में सुसाइड कर ली। अथॉरिटीज का कहना था सुसाइड है, लेकिन इसकी फैमिली ने मर्डर का क्लेम किया। जुवेनाइल का केस अलग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चला। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का पॉइंट ये भी था कि ये लड़का केस के वक्त 17 साल का था, बस कुछ महीने छोटा था 18 साल से। और इंडिया का जुवेनाइल लॉ कहता है कि 18 साल से नीचे वाले को अडल्ट कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते। मैक्सिमम पनिशमेंट जो जुवेनाइल को दी जा सकती थी वो है 3 इयर्स इन अ रिफॉर्म फैसिलिटी। पब्लिक को ये एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि ये लड़का भी इक्वली इन्वॉल्व था क्राइम में। प्रोटेस्ट हुए, पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि इससे अडल्ट ट्रायल किया जाए, लेकिन लॉ क्लियर था। 31 अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इसे गिल्टी डिक्लेयर किया और मैक्सिमम सेंटेंस दी 3 इयर्स इन अ रिफॉर्म फैसिलिटी। 20 दिसंबर 2015 को ये लड़का रिलीज हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टडी एक्सटेंड करने की कोशिश की, लेकिन लीगल ग्राउंड्स नहीं थे। ये पब्लिक के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इस केस की वजह से 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट आई जिसमें प्रोविजन आया कि 16-18 साल के जुवेनाइल्स को हेनस क्राइम में अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा। 10 सितंबर 2013 ये डेट इंपॉर्टेंट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को गिल्टी डिक्लेयर किया। 13 सितंबर 2013 को कोर्ट ने इन्हें डेथ पेनल्टी दी। जज योगेश खन्ना ने अपने जजमेंट में कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जहां डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड है। उन्होंने कहा कि क्राइम की ब्रूटैलिटी, विक्टिम के साथ किया गया बिहेवियर सोसाइटी के मोरल कॉन्शियस को इतना हर्ट किया है कि ऑर्डिनरी पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है। लेकिन डेथ सेंटेंस देना और एग्जीक्यूट करना दो अलग चीजें हैं। इंडिया में चारों कन्विक्ट्स मुकेश, विनय, अक्षय और पवन ने हाई कोर्ट में अपील की। मार्च 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस अपील किया। फिर सुप्रीम कोर्ट का टर्न आया। 5 मई 2017 को एक 5 जजों की बेंच ने एक साथ डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया और कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। डेथ सेंटेंस कंफर्म होने के बाद भी एग्जीक्यूशन में डिले होती रही। कन्विक्ट्स ने हर पॉसिबल लीगल ऑप्शन यूज किया। रिव्यू पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो भी रिजेक्ट हुई। फिर क्यूरेटिव पिटीशन आई जो कि लास्ट लीगल रेमेडी होती है, वो भी रिजेक्ट हुई। 18 दिसंबर 2019 को अक्षय की रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हुई। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, मर्सी पिटीशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चारों कन्विक्ट्स ने अलग अलग टाइम पर मर्सी पिटीशन फाइल की। पहले विनय शर्मा ने फाइल की, फिर मुकेश ने, फिर अक्षय ने और लास्ट में पवन गुप्ता ने। प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद ने सभी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। 7 जनवरी 2020 को पहला डेथ वारंट इशू हुआ। एग्जीक्यूशन डेट थी 22 जनवरी 2020, लेकिन कन्विक्ट्स के लॉयर ने एक स्ट्रेटेजी यूज की। उन्होंने पिटीशन को स्ट्रेटेजिकली फाइल किया जिससे एग्जीक्यूशन डिले हो। एक ने मर्सी पिटीशन फाइल की, जब वो रिजेक्ट हुई तब दूसरे ने फाइल की। इस तरह दे मैनेज टू गेट एग्जीक्यूशन डिलेड मल्टीपल टाइम्स। कोर्ट्स को भी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी इस डिले से। फाइनली आफ्टर मल्टीपल डिलेज 20 मार्च 2020 को एग्जीक्यूशन डेट फाइनल हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट तक कन्विक्ट्स और उनके लॉयर्स ने ट्राई किया एग्जीक्यूशन रोकने का। 19 मार्च 2020 को मिडनाइट हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट मिनट पिटीशन फाइल की गई। कोर्ट ने सब रिजेक्ट कर दिया और कहा 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 में तिहाड़ जेल में सभी 4 कन्विक्ट्स मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को फांसी दी गई। ये इंडिया में बहुत रेयर एग्जीक्यूशन था क्योंकि इंडिया में डेथ पेनल्टी बहुत कम एग्जीक्यूट होती है। लास्ट एग्जीक्यूशन 2015 में हुआ था। जेल के बाहर निर्भया की मदर आशा देवी खड़ी थी। जब न्यूज आई कि एग्जीक्यूशन हो गया है तो उन्होंने मीडिया को बोला फाइनली जस्टिस हैज बीन डन आफ्टर 7 years। माय डॉटर सॉल कैन नाउ रेस्ट इन पीस। पूरे इंडिया ने सांस ली, रिलीफ की। लेकिन ये सिर्फ एक केस थी। इंडिया में हर दिन वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं। निर्भया केस ने शायद कुछ चेंज किया हो, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। निर्भया केस ने इंडिया के लीगल लैंडस्केप को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। क्रिमिनल लॉ
अमेंडमेंट एक्ट 2013 के थ्रू कई इंपॉर्टेंट चेंजेस है। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जो सेक्सुअल क्राइम्स की डेफिनेशन देता था वो एक्सपैंड हुई। अब डेफिनेशन सिर्फ लिमिटेड नहीं हुई बल्कि ब्रॉडर हो गई। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असल्ट को इंक्लूड किया गया। ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हार्म करना भी क्राइम में इंक्लूड हुआ। सेक्शन 376 में पनिशमेंट इंक्रीज हुई। सेक्शन 376 ऐड हुआ जो कहता है कि अगर सीरियस क्राइम के बाद विक्टिम की डेथ हो जाए या कोमा जैसी सिचुएशन में चली जाए तो वो डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। एसिड अटैक्स के लिए सेक्शन 326A और 326B ऐड हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड हुई। 2018 में एक और अमेंडमेंट आया जिसमें प्रोविजन आई कि अगर 12 साल से छोटी लड़की के साथ हेनस क्राइम हो तो डेथ पेनल्टी मैंडेटरी है। लेकिन अब रियलिटी चेक की बात करते हैं। लॉ चेंज हुए, पनिशमेंट इंक्रीज हुई, अवेयरनेस बढ़ी, पर क्या ग्राउंड लेवल पर कुछ बदला? स्टैटिक्स देखे तो 2012 में दिल्ली में 706 सेक्सुअल असल्ट केसेस फाइल हुई। उनमें से सिर्फ एक कन्विक्शन हुई, निर्भया केस। दैट्स अ कन्विक्शन रेट ऑफ लेस देन 1%। 2013 में रिपोर्टेड केसेस एक्चुअली बढ़ गई, ऑलमोस्ट डबल। इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम्स बढ़ गई बल्कि रिपोर्टिंग बढ़ गई। वुमेन अब चुप नहीं बैठ रही थी, लेकिन कन्विक्शन रेट अभी भी बहुत लो है। 2018 तक हर 15 मिनट में एक सेक्सुअल क्राइम रिपोर्ट होती थी इंडिया में। मैरिटल असॉल्ट अभी भी लीगल है इंडिया में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने थे लेकिन उनकी एफिशिएंसी अभी भी क्वेश्चन में है। बैकलॉग ऑफ केसेस अभी भी बहुत है। 2012 में 85% केसेस पेंडिंग थे। आज भी सिचुएशन बहुत बेटर नहीं है। जुवेनाइल लॉ में चेंजेस आए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी वीक है। निर्भया केस से कन्वर्शन डेफिनेटली चेंज की है लेकिन सोशल माइंडसेट अभी भी बहुत चेंज होना बाकी है। तो फाइनली निर्भया केस का क्या लेगेसी रहा? सबसे पहली चीज, इस केस ने साइलेंस को तोड़ दिया। पहली बार वुमेन ओपनली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। पहली बार लोग स्ट्रीट्स पर आ रहे थे डिमांडिंग जस्टिस। लीगल रिफॉर्म्स आए, चाहे वो कंप्लीट ना हो लेकिन डायरेक्शन सेट हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ब्रॉडर डेफिनेशन, ये सब निर्भया केस की वजह से आए। सोशल अवेयरनेस बढ़ी। स्कूल्स और कॉलेज में जेंडर सेंसिटिविटी प्रोग्राम शुरू हुए। वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉज स्ट्रिक्ट हुए। पुलिस को ट्रेनिंग दी जाने लगी सेक्सुअल असॉल्ट केस हैंडल करने की। मीडिया की रिपोर्टिंग चेंज हुई। विक्टिम ब्लेमिंग कम हुई। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई वो थी यंगर जनरेशन का जागना। आज की यूथ साइलेंट नहीं है, वो इनजस्टिस को चैलेंज करते हैं। निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक सिंबल बन गई फेयरलेसनेस की। उसकी माँ आशा देवी आज भी फाइट करती है वुमेन्स राइट के लिए। निर्भया की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक रिमाइंडर है कि हर क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठनी चाहिए, हर इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, क्योंकि चेंज तभी आता है जब लोग चुप नहीं रहते।